हाय दोस्तों, आज की कहानी है माँ के सम्मान के आगे बेटे ने सहता रहा पत्नी पर हो रहे अत्याचार। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मीनाक्षी को एक दिन पत्र मिलता है जिसे देखकर वह चौंक जाती है कि उसकी भाभी यानी अनुपम भैया की पत्नी नहीं रही। वह भैया जो उसे बचपन में डोर कीपर कहकर चिढ़ाया करते थे। पत्र पढ़ते ही मीनाक्षी अतीत के गलियारों में भटकती हुई पुराने घर में जा पहुंचती है जहां उसका बचपन बीता था। लेकिन पति दिनेश की आवाज सुनकर वह वर्तमान में लौट आती है। वह अनुपम भैया के पत्र के बारे में दिनेश को बताती है और फिर अतीत में खो जाती है कि उसकी मौसी अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ दिन सपरिवार रहने आ रही है और सारा इंतजाम उन्हें करने को कहती है। आखिर वह दिन भी आ जाता है जब मौसी आ जाती है। घर में आते ही वह पूरे घर का निरीक्षण करना शुरू कर देती है और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेती है। पूरे घर में उनका हुक्म चलता है। बात बात पर वह अपनी बहू रजनी, अनुपम भैया की पत्नी, को अपमानित करती है, जबकि वह दिन रात घर वालों की सेवा में हाजिर रहती है और मौसी का पक्ष लेती है। एक दिन अचानक बड़ी मौसी रजनी को मीनाक्षी की माँ के साथ खाना खाने पर डांटना शुरू कर देती है तो रजनी खाना छोड़कर चली जाती है। फिर मीनाक्षी की माँ भी नहीं खाती। मौसी माँ से खाना ना खाने का कारण पूछती है और अब आगे माँ की आवाज भर्रा गई थी। दीदी, मेरी रसोई से कोई रोकर थाली छोड़कर उठ जाए तो मेरे गले से कौर कैसे उतरेगा? पागल है तू भी, उसकी क्या फिक्र करनी, वह तो यूं ही फूहड़ मेरे पल्ले पड़ी है। मैं ही जानती हूँ कि कैसे इसे निभा रही हूँ। शादी के दिन पास आते जा रहे थे। माँ ने मुझे सबके कपड़े एक अटैची में रखने को कहा तो मैं बक्सों की कोठरी में कपड़े छांटने के लिए बैठ गई। कोठरी से लगा हुआ बड़ा कमरा था। अनजाने ही मेरे कानों में फुसफुसाहट के स्वर आने लगे। परमिला दीदी का दांत पीसते हुए स्वर सुनाई पड़ा। बड़ी भली बनने की कोशिश कर रही हो ना, सब जानती हूँ मैं। मौसी तो गुस्से से आग हो रही थी। क्यों सबके सामने बेचारी बनने का नाटक करती हो? क्या चाहती हो? सबके सामने हमारी बदनामी हो? खुश हो जाओगी ना तब? जबान खोली तो खींच लूंगी। मुझे लगा कि वहाँ काफी लोग खड़े हैं जो इस बात से अनजान हैं कि मैं वहाँ हूँ। थोड़ा झांक कर देखने की कोशिश की तो अनुपम भैया भी वहीं खड़े थे। एक के बाद एक आश्चर्य के द्वार मेरे सामने खुल रहे थे कि किसी घर के लोग अपनी बहू का इतना अपमान कर सकते हैं और वहीं खड़ा हुआ उसका पति इस अपमान का साक्षी बना हुआ है। छी! घृणा से मेरा तन बदन जलने लगा, पर मैं वहां से उठकर बाहर आने का साहस नहीं जुटा सकी और घृणा, क्रोध, आक्रोश की बरसात उस एक अकेली जान पर ना जाने कब तक चलती रहती। अगर तभी निर्मला दीदी ना आ गई होती। क्या हो गया है तुम सबको? वहाँ मेरे सास ससुर ने अगर इस झगड़े की जरा सी भी भनक पाली तो मेरा ससुराल में जीना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें पहले से ही समझा बुझा कर लाना चाहिए था। माँ, अब तमाशा करने से क्या फायदा? सब चुपचाप कमरे से चले गए थे। यह सोचकर मैं अंदर के कमरे से बाहर निकल आई, पर रजनी भाभी वहां अभी भी आंसू बहाती बैठी हैं। यह मुझे पता नहीं था। अचानक मुझे देखकर वह चौंक उठी। कोई एक जब उनके इतने अपमान का साक्षी बन गया, यह उनकी सोच से बाहर की बात थी। आप कहाँ थी दीदी? पर मेरा सवाल दूसरा था। क्यों सहती हैं आप इतना? क्या सहना कैसा? मैं तो हूँ ही इतनी बेवकूफ। क्या करूँ? मुझसे अपने बच्चे तक नहीं संभलते। अम्मा जी जैसी होशियार तो बहुत कम औरतें होती है। पर छोड़िए,
यह सब तो चलता ही रहता है, कहकर वह बाहर निकल गई। आज की घटना ने मुझे पूरी तरह झकझोर दिया था। बार बार मन में यह सवाल उठ रहा था, छी, इतने बड़े शहर के लोग और इतनी संकीर्ण सोच। सबसे ज्यादा खीज मुझे अनुपम भैया पर आ रही थी। उनका स्वभाव घर के सब सदस्यों से अलग था। कभी वह रसोई में व्यस्त माँ को बाहर बैठाकर गप्पे मारने लगते, मेरी तो हर पल की उन्हें खबर रहती। अचानक ही कहीं से आकर मेरे सिर पर स्नेह से हाथ रख देते। चाय पिएगी या खाना नहीं खाया अभी तक, चल साथ साथ खाएंगे। मेरे ही मन अनुपम भैया से ज्यादा बात करने को नहीं होता। यही लगता कि जो आदमी दूसरों से अपनी पत्नी को अपमानित होते हुए देखता रह सकता है, वह कैसे एक अच्छा इंसान हो सकता है। पर वह सचमुच एक अच्छे इंसान थे, जो व्यस्त रहने के बावजूद समय निकालकर अपने उपेक्षित पिता से भी कुछ बातें कर लेते। होने वाले प्रबंध के बारे में भी उन्हें जानकारी दे देते थे। घर का आर्थिक ढांचा पूरी तरह चरमरा रहा था। माँ किसी हद तक खुद को ही दोषी मान रही थी, पर वह अपनी कृष्णा बहन से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। जिंदगी में संघर्षों को झेलते हुए मौसी इतनी कठोर हो गई थी कि माँ की भावुकता और संवेदनशीलता को वह बेकार की सोच समझती थी। शादी के स्थान और बाकी सब कुछ का प्रबंध बाबूजी से उनके बेटों ने समझ लिया था और पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। अब यहाँ पर बाबूजी एक महत्वहीन मेहमान बनकर रह गए थे। माँ को तो यहाँ आकर भी रसोई से मुक्ति नहीं मिलती थी और हम भाई बहन अपने में ही व्यस्त रहने लगे थे। बहुत हिम्मत करके एक दिन मैंने अनुपम भैया को तब पकड़ लिया जब वह अपनी छिपी हुई बिटिया को ढूंढते हुए हमारे कमरे में आ गए थे। मुझे देखकर खुश हो गए और बोले, अब परमिला की शादी से छुट्टी पाकर तेरे लिए देखता हूँ कोई अच्छा लड़का। मुझे नहीं करनी शादी वादी। गुस्से से भड़क उठी मैं। चेहरे पर बेहद हैरानी का भाव आ गया। फिर नकली गंभीरता दिखाते हुए बोले, हाँ ठीक है, मत करना। वैसे भी तेरी जैसी लड़की के लिए लड़का ढूंढना होगा भी खास मुश्किल काम। मुझसे फालतू बात मत कीजिए। मैं आपसे कुछ गंभीर बात करना चाहती हूँ। मुझे यह बताइए कि आप रजनी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। मैं जल्दी जल्दी उनसे अपनी बात कह देना चाहती थी। कैसा व्यवहार, मुझसे मत छिपाइए। क्यों, आपके सामने ही सब आपकी पत्नी की इस तरह बेइज्जती करते हैं। क्या उनके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मौसी तो खैर बड़ी हैं, उनका सम्मान करना आपका कर्तव्य है, पर आपसे छोटे अजय भैया, सुधीर भैया और परमिला दीदी भी जब चाहे उन्हें डांट फटकार देती हैं। क्या वह कोई नौकरानी है। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वह कुछ देर तक मुझे गौर से देखते रहे। लगता है बड़ी हो गई है मेरी नन्ही मुन्नी बहन। बात को टालिए मत। मैंने बीच में ही बात काट कर कहा, तेरी बात का क्या जवाब दूं, यही सोच रहा हूँ। आज तक किसी ने उसके और मेरे मन की व्यथा को महसूस नहीं किया। धीरे धीरे उस व्यथा पर वक्त ने ऐसी चादर डाली कि अब कुछ महसूस ही नहीं होता। आज तूने जो सवाल पूछा है, किसी दिन उसका उत्तर ढूंढ सका तो जरूर दूंगा, पर इतने सारे लोगों और घर के इतने सदस्यों के होते हुए भी वह अब सुरक्षित है। तू कुछ कर सके या नहीं, पर उसकी तकलीफ को समझेगी, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बस किसी तरह उसे यह बात समझा देनी होगी। बाहर भैया के नाम की आवाजें लगने लगी थी। सो वह बात को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। शादी ठीक ठाक तरह से बीत गई थी। परमिला दीदी विदा होकर चली गई। उसके बाद तो जैसे जाने वालों का तांता ही लग गया। धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। किसी तरह की कृतज्ञता की उम्मीद तो उनकी ओर से किसी ने की भी नहीं थी,
पर जाते जाते भी बाबूजी पर सब आरोप लगा ही गए। कुछ दिन तो लग गए घर के ढांचे को ठीक करने में, फिर सब कुछ स्वाभाविक गति से चलने लगा। फिर एक दिन एक बड़ा सा लिफाफा आया, वह भी मेरे नाम। आज के दौर की लड़कियां मेरी स्थिति का अनुभव नहीं लगा सकेंगी कि संयुक्त परिवार में किसी कुंवारी लड़की के नाम का लिफाफा आना कितने आश्चर्य की बात होती है। गनीमत यह रही कि वह लिफाफा माँ के हाथ लगा। नीचे का पता देखकर माँ खुश हो गई। अरे, यह तो अनुपम का पत्र है, पर उसने तुझे क्यों पत्र लिखा है? जब तक मैं खोलकर पढ़ूंगी नहीं तो कैसे बता सकती हूँ कि उन्होंने मुझे पत्र क्यों लिखा है। मेरे हाथ में लिफाफा देखकर माँ अपने घरेलू कामों में व्यस्त हो गई। मैं भी अपनी किताब बंद करके लिफाफा खोलकर पढ़ने लगी। मीनाक्षी, ताज्जुब होगा मेरा पत्र देखकर, पर मेरी बहन, इतने दिनों बाद बहुत सोचकर तुझे लिखने की हिम्मत जुटा पाया हूँ। तेरा सवाल मुझे वहाँ उस व्यस्तता में भी मथता रहा और यहाँ आकर भी उसे मन से निकाल नहीं पाया हूँ। अपने इस अपराध बोध से उबरना चाहता हूँ, पर तुझे भी विश्वास दिलाना होगा कि मेरे मन के गुब्बार को किसी और तक नहीं पहुँचने देगी, क्योंकि कैसा भी है वह मेरी माँ है और मौसी मेरी माँ की बहन है, जो अपनी बहन के खिलाफ कुछ भी सहन नहीं कर पाएगी। हाँ, तुझे मैं वह सब बताना चाहती हूँ जो आज तक मैं किसी से भी नहीं कह पाया। अपनी माँ से तूने मेरी माँ के बारे में कितना कुछ सुना है मैं नहीं जानता, पर मैं और मेरी दूसरे सभी भाई बहन उसके अंधभक्त हैं। हम सभी माँ के कहे हुए कटु वचनों को भी अमृत की तरह ग्रहण करते हैं। बहुत संघर्षों और कठिनाइयों के बीच माँ ने अपने परिवार को संभाला है। बाबूजी ने आर्थिक रूप से कभी कोई सहायता नहीं की, इसलिए उन पर माँ के आक्रोश का अंत नहीं था। घर की गरीबी का जिम्मेदार माँ बाबूजी को ही मानती थी और उन्हें नाकार, बेगैरत जैसे शब्दों से हरदम चोट पहुँचती, जिसे गुजरते समय के साथ बाबूजी ने ओढ़ लिया था। बचपन से माँ को कठिनाइयाँ झेलते देखकर ही मैं बड़ा हुआ, सो मन में एक उत्साह था कि किसी लायक हुआ तो माँ के साथ ही इस आर्थिक भार को अपने कंधों पर ले लूँगा। बड़ा हूँ, यही मेरा कर्तव्य है। पर मेरी उत्साह पर माँ ने तब पानी फेर दिया जब 10वीं करते ही भागदौड़ करके अपनी पहुंच का पूरा इस्तेमाल कर उन्होंने मुझे एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। कच्ची उम्र में इतने बड़े बोझ को संभालना मेरे लिए तो खासा मुश्किल था, पर मैंने महसूस किया कि माँ किसी को भी मेरी सहायता का काम करने को कोई खास महत्व नहीं देना चाहती थी। कभी कोई पड़ोसिन कहती कि अरे, काहे की चिंता करती है, अब तो तेरा बेटा कमाऊ हो गया, तो झल्लाकर माँ कहती कि तो मुझे कौन से सोने के कौर खिलाएगा। अब तक हाड़ तोड़ कर इन सबका पेट पालती आई हूँ, अब भी कर लूँगी। मैं समझ गया था कि माँ अब तक अपनी आत्म प्रशंसा की इतनी आदी हो गई थी कि अपने बेटे की प्रशंसा से उन्हें ईर्ष्या होने लगी थी। इसलिए उन्होंने मेरा विवाह ठेठ ग्रामीण लड़की से किया, ताकि कभी भी वह सिर उठाकर उनके सामने बोल ना सके। अपनी सत्ता के प्रति उनकी सतर्कता देख सकने में समर्थन होते हुए भी मैं उनका विरोध नहीं कर सका। शुरू से ही उसके फूहड़पन बेवकूफ़ी की बातों को लेकर माँ के साथ छोटे भाई बहन भी व्यंग्यपूर्ण हंसते, मजाक उड़ाते और बेवजह उसको अपमानित करके नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। मीनाक्षी, मुझे शायद शुरू से ही इतना दबा कर रखा गया था कि मैं दब्बू प्रवृत्ति का हो गया। स्वभाव में किसी प्रकार की तेजी या अपने अस्तित्व का आभास मुझे था ही नहीं। फिर भी मैंने एकाध बार अपने छोटे भाई बहनों को समझाने की कोशिश की थी, पर उसका नतीजा जानकर तू चकित रह जाएगी। माँ ने सभी के सामने मुझे अपने ही
छोटे भाई बहनों से माफ़ी मांगने का मजबूर किया था, वरना वह खाने का हाथ नहीं लगाएंगी। माँ खाना नहीं खाएंगी, यह बात मुझे मंजूर नहीं थी। मुश्किल से तो कोशिश की थी अपनी केचुल से बाहर निकलने की, पर जल्दी ही फिर उसी केचुल में घुस गया। जिंदगी भी उसी ढर्रे पर चल निकली। रजनी भी इस अपमान की आदी हो गई। मेरी विवशता को वह शायद समझ गई थी। आज घर में मेरी सभी भाई बहन अच्छे पदों पर हैं और माँ इसका सारा क्रेडिट गर्व से खुद ले लेती है। वह भूल जाती है कि एक कम उम्र लड़के ने भी उनके कंधे का जुआ उठाने में उनकी मदद की थी, या उस लड़की को जिसके योगदान का एहसास किसी को नहीं है। एक शब्द है मीनाक्षी, स्लीपिंग पार्टनर, यानी वह साझीदार जिसको एहसास ही ना हो कि इस तरक्की में उसका भी कोई योगदान है, और ना जानने वाले जान सके कि उन्होंने उसका कितना फायदा उठाया है। सो रानी बहन, ऐसी ही है तेरी भाभी, एक स्लीपिंग पार्टनर, तेरा भाई अनुपम। मीनाक्षी उन्हें इतनी बार वह पत्र पढ़ा, पर अंत तक वह यह नहीं समझ पाई कि किसे दोषी माने, अपनी मौसी को, जो किसी रूप में भी मौसी जैसी स्नेहमयी नहीं लगती थी। अपनी ही अनुशंसा से अभिभूत वह किसी को भी अपनी सत्ता के आसपास नहीं भटकने देती थी। जिससे भी उन्हें यह भय हुआ, उसी को अपनी कूटनीति द्वारा सबकी निगाहों में नकार साबित करने में एक पल भी देर नहीं लगाई। चाहे वह उनके पति रहे हों या उन्हीं की संतान या बहू। बच्चों की मातृभक्ति का भी दुरुपयोग किया उन्होंने। दूसरे अभियोगी खुद अनुपम भैया है, जो पराये घर से लाई हुई लड़की को उसकी उचित मान सम्मान नहीं दिला सके। माँ के छत्र छाया में एक दब्बू डरपोक मातृभक्त पुत्र बन सके, पर एक अच्छे पति नहीं बने। तीसरी अभियोगी तो स्वयं भाभी ही थी, जिन्होंने बार बार अपने पर लगने वाले आरोप को सिर माथे लगाया कि खुद को फूहड़ नकारा समझने लगी। उनके मन में ये बातें इतने गहरे तक बैठ गई कि उन्हें बार बार उनके अस्तित्व के प्रति सचेत कराना नामुमकिन ही था। और यही सब सोचते सोचते मैंने पत्र रख दिया था। इंसान चाहे कितना कुछ भूल जाए, पर वक्त अपनी चाल चलना नहीं भूलता। कितना पानी गुजर गया पुल के नीचे से। अब मैं खुद भी एक विवाहित और बाल बच्चों वाली औरत हूँ। घर परिवार में हर पल व्यस्त रहते मैं रजनी भाभी के अस्तित्व को भी भूल गई थी। आज इस पत्र ने कितनी बीती बातों को आंखों के सामने चलचित्र की भांति ला खड़ा किया, और सचमुच ही उन रजनी भाभी के लिए मेरी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। विदा भाभी, अलविदा। तुम्हें मेरी श्रद्धांजलि स्वीकार हो।